नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर में पत्नी की हत्या कर शव को जलाने का मामला आया सामने। सास गिरफ्तार, पति व ससुर फरार। अरेर थाना के ब्रह्मपुरा गांव में मारपीट में घायल अधेर की इलाज के दौरान हुई मौत। राजनगर थाना के अमादा गांव में पानी बहाने विवाद को लेकर हुई हत्या मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र को सुनाई उम्र कैद की सजा। बिस्फी थाना पुलिस ने बोखरी गांव में छापेमारी कर 2 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के यमुनाधर रुंगटा कन्या मध्य विद्यालय में शिक्षकों की आपसी गुटबाजी के कारण बंद है मध्याह्न भोजन। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के सभागार में पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की मनाई गई 101वीं जयंती। जयनगर रेलवे स्टेशन के मुख्य चल टिकट निरीक्षक दिवाकर मल्लिक हुए सेवानिवृत्त। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने डोर टू डोर चलाया जनसंपर्क अभियान। कलवाही प्रखंड में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर एक बार फिर निर्विरोध निर्वाचित हुए अशोकानंद ठाकुर। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने एमसीसी क्रिकेट मैच का किया उद्घाटन। क्षेत्र की जनता को किया संबोधित। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक विवाहिता की हत्या उसके पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों ने कर दी और उसके शव को जला दिया। घटना की सूचना मिलने पर जयनगर थाना की पुलिस ने मृतका की सास को गिरफ्तार किया है। वहीं पति व ससुर दोनों फरार है। गौरतलब है कि मृतका की नाबालिग पुत्री ने भी पुलिस के समक्ष अपने पिता द्वारा मां की हत्या कर शव जलाने का बयान दिया है। जयनगर थाना क्षेत्र के बाबा पोखर वार्ड नंबर 2 में पत्नी की हत्या कर शव को जलाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल से मृतका की सास को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि घटना को लेकर मृतका के पिता नेपाल के सिरहा जिला के अरनावा गांव निवासी रामवृक्ष साफी ने स्थानीय थाने में अपनी 30 वर्षीय पुत्री सुनीता देवी को जान से मारकर शव को जलाने का मामला दर्ज कराया है, जिसमें मृतका के पति रामजी साफी, ससुर बेचन साफी व सास सुमित्रा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
पुलिस ने सास को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर मृतका की नाबालिग पुत्री ने भी पुलिस के समक्ष हत्या कर शव जलाने का बयान दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बाबा पोखर छपकी टोला के वार्ड नंबर 2 निवासी बेचन साफी का पुत्र रामजी साफी का विवाह करीब 20 वर्ष पूर्व नेपाल के सिरहा थाना क्षेत्र के अरनावा गांव निवासी राम वृक्ष साफी की पुत्री सुनीता देवी के साथ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुआ था। मृतका का पति राम वृक्ष साफी हमेशा मृतका को किसी किसी बात पर प्रताड़ित करता था। बीती रात आरोपी पति ने मृतका के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर शव को आनन फानन में जला दिया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू करते हुए मृतका की सास को गिरफ्तार किया है। हालांकि पति और ससुर फरार है। मृतका की 2 पुत्री व 1 पुत्र है, जिसमें 12 वर्षीय आरती कुमारी, 6 वर्षीय सोनी कुमारी व 3 वर्षीय पुत्र रामशंकर है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव निवासी मनोज राम की देर शाम मौत हो गई। गौरतलब है कि बीते 23 जनवरी को मृतक मारपीट के मामले में बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके बाद वह इलाजरत था, जहां बीते शाम घर पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरेर थाना के ब्रह्मपुरा गांव में 23 जनवरी को मारपीट में घायल हुए 44 वर्षीय मनोज राम की देर शाम घर पर मौत हो गई। पुलिस मृतक के घर पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में ले गई। अरेर थानाध्यक्ष ने बताया कि 23 जनवरी को गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। परिजनों ने उसे रेहका पीएचसी पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। घायल घर पर रहकर ही दवा खा रहा था। अचानक शाम उसकी तबीयत बिगड़ी। तब तक इलाज के लिए उसे ले जाया जाता, तब तक उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा है। घर का एकमात्र कमाऊ पुत्र के चले जाने से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है। पत्नी हीरा देवी व छोटे छोटे 5 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर थाना क्षेत्र के अमादा गांव में पानी बहाने के विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र दोनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि यह घटना बीते 11 फरवरी 2007 की है, जहां युवक ने पिता संग मिलकर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने हत्या मामले में दोषी करार दिए गए सीताराम महारान व उसके पुत्र सुनील महारान को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम की अदालत ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों को 5-5 हजार जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एपीपी कमलाकांत शरण झा व सूचक के वकील दीनानाथ यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि 11 फरवरी 2007 को राजनगर थाना क्षेत्र के अमादा गांव में पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में सीताराम ने अपने भाई राम प्रसाद महारान की हत्या की थी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने बोखरी गांव में छापेमारी कर 2 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बोखरी गांव में छापेमारी कर 2 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज बोखरी गांव निवासी संतोष यादव बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई उदय सिंह मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के यमुनाधर रुंगटा कन्या मध्य विद्यालय में बीते 19 जनवरी से बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन बंद है। गौरतलब है कि पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा वित्तीय प्रभार नहीं देने के कारण मध्याह्न भोजन की राशि आवंटित नहीं की जा सकी है और इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षकों की आपसी गुटबाजी के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित यमुनाधर रुंगटा कन्या मध्य विद्यालय में बीते 19 जनवरी से बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन बंद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में 1022 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। शिक्षा विभाग ने 12 शिक्षकों पर पठन पाठन की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन शिक्षकों के गुटबाजी और सीनियर जूनियर के चक्कर में स्कूल के बच्चे पिस रहे हैं, जिस कारण विद्यालय में मध्याह्न भोजन करीब 15 दिनों से बंद है।
सूत्रों की माने तो पूर्व के प्रभारी प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण होने के बाद पुनः उसी स्कूल में योगदान देने के भरोसे पर पूर्व प्रभारी ने अब तक स्कूल के किसी भी शिक्षकों को वित्तीय प्रभार नहीं दिया था। स्कूल में वित्तीय प्रभार नहीं मिलने पर गौतम कुमार गगन नामक शिक्षक को सिर्फ शैक्षणिक प्रभार सौंपा गया। वह बिना प्रधानाध्यापक के ही विद्यालय संचालन का कार्य करते रहे। बावजूद पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा वित्तीय प्रभार नहीं देकर मध्याह्न संचालक के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाती थी। स्थानांतरण होने के बाद भी पूर्व प्रभारी का विद्यालय से मोह भंग नहीं हुआ। यही कारण है कि अब तक विद्यालय के किसी भी शिक्षक को संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया। विद्यालय शिक्षकों की माने तो स्कूल शीतकालीन छुट्टी के बाद स्कूल के खुलने पर तब से अब तक स्कूल में पूरी तरह से मध्याह्न भोजन बंद है, क्योंकि पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा वित्तीय प्रभार नहीं दिया गया है, जिस कारण मध्याह्न भोजन की राशि आवंटन नहीं किया जा सका है। स्थानांतरण होने पर पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा स्कूल के एक शिक्षक को मध्याह्न संबंधित सामग्री खरीदकर दिया जाता था। इस संदर्भ में पूछे जाने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव ने बताया कि प्रभार की समस्या है, सीनियर जूनियर की लड़ाई है, तत्काल मध्याह्न भोजन बंद है, जल्द समस्या का समाधान कर मध्याह्न चालू किया जाएगा। समस्या है, सीनियर जूनियर की लड़ाई है, ये सूचना बाद में मिली है। अब विधिवत प्रभार दे करके और सभी कार्य तत्काल बंद है, चूंकि प्रभार ही समुचित रूप से किसी को नहीं। हाँ, पूर्व वाले प्रभार में आनाकानी कर रहे थे। एमडीएम बंद होने का कारण है पूर्व के प्रधानाध्यापक मुझे शैक्षणिक प्रभार ही दिए थे, वित्तीय प्रभार वो नहीं दिए, और वो खाना बनवा रहे थे अपने स्तर से, लेकिन 19/1 से यहाँ भोजन बंद है। आपने इसकी शिकायत हमने नहीं की किन्हीं को, हमारे यहाँ भोजन बंद है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के सभागार में पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की 101वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के सभागार में मिथिला सपूत, बिहार के गौरव, देश के पूर्व रेल मंत्री, विकास पुरुष स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की 101वीं जयंती समारोह पार्टी जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में सादगी से मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित शिद्दत से श्रद्धासुमन निवेदित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर झा ने ललित बाबू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि ललित बाबू मिथिला की माटी में जन्म लिए और देश के आजादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हें कई बार यातनाएं भी दी गई। आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में संसदीय सचिव बनाने का उन्हें सौभाग्य मिला। फिर वे भारत सरकार में कई मंत्रालय में मंत्री बनते रहे। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने मिथिला सहित बिहार के विकास के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। वे संपूर्ण बिहार में रेल का जाल बिछाने का भरसक प्रयास किए। मिथिला के लोगों की मातृभाषा मैथिली के प्रबल पक्षधर थे। मैथिली भाषा को बिना संवैधानिक मान्यता के भी मैथिली भाषा को 1965 में साहित्य अकादमी में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिथिला चित्रकला को विश्व पटल पर स्थापित किया। वे गरीब बिहार वासियों के सुखमय जीवन के लिए काम करते रहे। केंद्र से बिहार में उद्योग लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सदैव बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते थे। वे कुशल प्रशासक व नेक दिल इंसान थे। प्रोफेसर झा ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग किया है कि मिथिला सपूत स्वर्गीय ललित बाबू को भारत रत्न देकर बिहार सहित मिथिला वासियों के भावना का सम्मान करे। कार्यक्रम में ज्योति रमन झा, बाबा अमानुल्लाह खान, हिमांशु कुमार, ऋषिदेव सिंह, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, प्रफुल्ल चंद्र झा, मोहम्मद अकील अंजुम, सत्येंद्र पासवान, अशोक प्रसाद, अविनाश झा, फैजी आर्यन, मोहम्मद सबीर, मुकेश कुमार झा, पप्पू, सुरेंद्र कुमार महतो, रविंद्र पोद्दार, मोहम्मद अबू बकर, राजीव शेखर झा, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, महेश्वर झा, लाल मोहम्मद समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन के मुख्य चल टिकट निरीक्षक दिवाकर मल्लिक सेवानिवृत्त हो गए। वहीं इसको लेकर स्टेशन कार्यालय में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक ने उन्हें पाग, दुपट्टा व माला से सम्मानित किया।
पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन के मुख्य चल टिकट निरीक्षक दिवाकर मल्लिक के सेवानिवृत्त होने पर गुरुवार को स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक की अध्यक्षता व टीटीई चंदन कुमार के संचालन में स्टेशन स्थित कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकारी नौकरी में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के अलावे एक दिन सेवानिवृत्त भी होना पड़ता है। तब है कि कुछ ऐसे भी अधिकारी और कर्मी होते हैं जिनका आचरण हमेशा के लिए याद किया जाता है। दिवाकर मल्लिक भी उनमें से एक ऐसे अधिकारी के रूप में जयनगर में योगदान दिए और तब से अब तक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के दिलों पर राज किया। उनके सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सीटीटीआई पवन कुमार सिंह, जयनगर मुख्य चल टिकट निरीक्षक संजय चक्रवर्ती, अशोक कुमार, नवरंग कुमार, प्रकाश कुमार, चंदन कुमार, रामानंद कुमार, दिनेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सीपू, विकास रंजन, प्रदीप ने सेवानिवृत्त मुख्य चल टिकट निरीक्षक दिवाकर मल्लिक को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित कर ईश्वर से उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। चीफ साहब आप रही डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने वार्ड नंबर 42 और 43 में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वह स्थानीय जन समस्याओं से अवगत हुए और उसके समाधान का आश्वासन दिया। पूर्व वार्ड पार्षद, नगर सेवक एवं भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने कोतवाली चौक के वार्ड नंबर 42 एवं 43 में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से नहर की समस्याओं एवं गली मोहल्ले में व्याप्त समस्याओं की जानकारी ली और उसके समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस बार मेयर चुनने की शक्ति जनता के हाथों में है। इस बार जनता शिक्षित, कर्मठ एवं ईमानदार को चुने जिससे नगर में व्याप्त समस्याओं का समाधान हो सके। यदि नगर की जनता ने उन्हें मौका दिया तो नगर की सभी समस्याओं के समाधान के लिए जी जान लगा देंगे। मेरे वार्ड में अच्छी बात है, वार्ड नंबर है, पता कर लीजिए। कभी बात झूठ निकल जाए तो हम समझिए ना, हम घुसखोर नहीं है, लोग भी साथ हैं, लोग घुसखोर नहीं है, घुसखोर पर बोलते हैं। साथ होंगे समझ लो, पूरा मोहल्ला के कौवे बढ़िया गरीब का पैसा अमीर को नहीं देता। पूरा देख के खा जाएगा, हम करेंगे, हम करके ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें। पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692।
होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर।
यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। कलुआही प्रखंड के मलमल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष लाल बाबू यादव ने सहकारिता व्यापार मंडल चुनाव के लिए कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल किया। वहीं कलुआही प्रखंड में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर अशोकानंद ठाकुर निर्विरोध निर्वाचित हुए। कलुआही प्रखंड कार्यालय परिसर में सहकारिता व्यापार मंडल चुनाव के दूसरे दिन कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मलमल पंचायत पैक्स अध्यक्ष लाल बाबू यादव ने प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। गुरुवार तक कुल 7 लोगों ने नामांकन किया। कलुआही प्रखंड में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर अशोकानंद ठाकुर निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं प्रबंध कार्यकारिणी के रूप में वरुण कुमार सिंह, धर्मेश्वर मिश्र, राज कपूर शाह, विनोद सिंह, भोगी सहनी, लाल बाबू यादव सभी ने निर्विरोध निर्वाचित हुए। लोहा पंचायत पैक्स अध्यक्ष दिलीप झा ने बताया कि कलुआही के विकास में अपना भरपूर योगदान करेंगे। अशोकानंद ठाकुर ने कहा कि वह कलुआही के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। निवर्तमान व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोकानंद ठाकुर इस बार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्विरोध विजयी हुए। जीत की बधाई देने में पूर्व प्रमुख जीवच यादव, राम बाबू यादव, नवल झा, सुनील झा, उदय सिंह, कालिकापुर के पैक्स अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह उर्फ बबल सिंह, पंचायत नरार के युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह, कमरौली मुखिया संजय राम, भुटाई विनोद कुमार सिंह समेत कई लोगों ने उन्हें निर्विरोध जीत की खुशी और बधाई दी। भी साफ कदम से कदम मिला के चलेंगे। पंचायत मलमल उत्तरी के जो पैक्स अध्यक्ष इनका आज नॉमिनेशन हुआ है, इनका कार्यकाल कैसा रहा? ये पंचायत का नहीं है। यहाँ जो कलुआही प्रखंड है उसमें हम लोग कुल 11 पैक्स अध्यक्ष और उसमें सोसाइटी का, कोऑपरेटिव का जो है आपको व्यापार मंडल का पूरे सूबे बिहार के अंदर में भी इनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, उसका चुनाव हो रहा है। आज कलुआही प्रखंड का दूसरा दिन है नामांकन का, जिसमें एक हमारे जो मलमल उत्तर पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष है वह जो यहाँ के जो व्यापार मंडल का जो बोर्ड प्रबंध समिति है उसमें एक तीसरा पद पर इनका जो उसमें क्राइटेरिया है अलग अलग लोगों का, जिसमें से एक प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में अपना नामांकन दाखिल किए। यही है चुनाव का। हम लोगों का जनप्रतिनिधियों, तमाम पदाधिकारियों, तमाम मीडिया से हम अपेक्षा हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जो कलुआही प्रखंड अंतर्गत जब खजौली से कलुआही अलग हुई तो जमीन का रकबा कलुआही को कम दिया गया, जिसमें अभी वर्तमान में जो प्रखंड कलुआही प्रखंड कृषि कार्यालय के द्वारा आच्छादन रिपोर्ट जो दिया गया, मात्र 1700 कुंटल कलुआही प्रखंड में धान लेने का हम लोगों को अनुमति मिला। दुर्भाग्य की बात है 1700 कुंटल में क्या पूरे कलुआही प्रखंड के किसानों का हम धान ले सकते हैं? 11 पंचायत और एक व्यापार मंडल। इसके लिए हम तमाम जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, मीडिया भाइयों से अपेक्षा करते हैं जो इस चीज पे फोकस करके इस चीज को सुधार करवाएं। हम भी साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, यही अपेक्षा है। क्या नाम हुआ? अशोकानंद ठाकुर, कलमोली पंचायत पैक्स अध्यक्ष। फिर वो बीमा का लाभ कैसे कलुआही के अंदर में लोगों को प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा उपज कैसे हो,
तो ये है। फिर सब्जी का है, नगद फसली जो है उसमें ये लोग मिल बैठ करके उस सोसाइटी को, व्यापार मंडल को बेहतर ढंग से चलाएंगे, जिससे किसानों का आय बढ़े, आय दोगुनी हो। यहाँ MSP का सवाल है, तो जो सरकार अभी दे रहा है हम लोग उसी रेट पर मोटा मोटी धान अधिप्राप्ति का काम यहाँ चल रहा है। किसानों का हैसियतनामा बनेगा, इन किसानों के पास कितना भूमि है, और उसको अगर कोऑपरेटिव सरकार अगर उसको प्रोत्साहन करेगी तो यहाँ के किसान काफी मेहनती है, काफी परिश्रम करते हैं, तो यहाँ वही का खेती पर आश्रित है लोग। जमीन भी यहाँ का खेती योग्य है। हाँ हाँ। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में शहरी क्षेत्र में चल रहे नल जल योजना के मद्देनजर बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने नल जल योजना का कार्य कर रहे एजेंसी कर्मियों को कई निर्देश दिए। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र में नल जल योजना कार्य कर रहे एजेंसी कर्मियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना से संबंधित कार्य एजेंसी कर्मियों ने भाग लिया। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि नगर पंचायत की जनता ने बहुत कुछ सोच समझकर सभी को किसी न किसी उम्मीद से जीता कर भेजा है। अधिकांश जनता की शिकायत नल जल योजना से है। नल जल योजना में लापरवाही बरतने वाले कार्य एजेंसी पर कार्रवाई करने से वह पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत लगाए गए नल जल योजना में कई वार्डों से लीकेज की शिकायत आ रही है। शिकायत दूर नहीं करने वाले एजेंसी के खिलाफ बोर्ड में बैठक कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम लोग अपने ईओ साहब को बोले कि नल जल योजना के संबंधित सारे ठेकेदार को एक बैठक बुलाए थे। शहर में विभिन्न जगह पर पानी का लीक है, सारे संवेदक को बुलाए, संवेदक को बोल दिया कि जहाँ जहाँ लीक है आप जल्द से जल्द लीक को बंद करवाएं, और 1 से 1, 2, 5, 8, 9 में जो काम चल रहा है उस ठेकेदार को बोले हैं कि एग्रीमेंट के अनुकूल आपका काम लेट हो रहा है, आप काम में माने जल्द से जल्द उस काम को पूरा करें, अन्यथा बाद होकर फिर बोर्ड की बैठक लेकर हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करें। ये लोग आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द नगर पंचायत के अंतर्गत नल जल योजना का जो भी काम है हम बढ़िया से बढ़िया करके जनता को समर्पित कर देंगे, और जहां भी लीक है उस लीक को 1 सप्ताह के अंदर में बंद कर देंगे। हमारे भाई चेयरमैन साहब, एग्जीक्यूटिव, वार्ड पार्षद और संवेदक सभी को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि बैठक में और जो भी काम था नगर पंचायत नल जल का उन्हें आश्वासन दिया कि हम काम को पूरा करेंगे। सबके लिए काम किया है, डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने पचमनिया नुनिया टोल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचमनिया नुनिया टोल से 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी की पहचान पचमनिया नुनिया टोल निवासी उत्तम लाल सिंह के 36 वर्षीय पुत्र ब्रह्मदेव सिंह एवं मिश्री लाल सिंह के 37 वर्षीय पुत्र हरेराम सिंह के रूप में हुई है। दोनों पर मधेपुर थाना में कांड दर्ज था। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मधेपुर थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने गिरफ्तार कर लिया और कोविड एंटीजन टेस्ट के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आम बजट जारी होते ही कई सारे नेताओं के वक्तव्य सामने आने लगे हैं। मधुबनी निवासी बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने आम बजट को पूरी तरह से निराशावादी करार दिया है। केंद्र सरकार के आम बजट ने फिर से समस्त देशवासियों को निराश करने का कार्य किया है। वे इस बजट को अमृत काल के बजट के रूप में पेश करके अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है जो ये बजट अमृत काल नहीं अकाल मृत्यु काल
की तरह है। इसमें बढ़ती महंगाई पे कोई चर्चा नहीं है। महंगाई को कम करने की इनकी कोई योजना कहीं नजर नहीं आती। बेरोजगारी का ये आलम है जो प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, 6000 कर्मचारियोon को प्रति माह अपने नौकरी से निकाल रहे हैं। 1,56,000 लोग इन 21-22 में अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं। स्विगी जो ऑनलाइन बिजनेस है, अमेज़न हो, अन्य बिजनेस और इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनियां, सारे कंपनियों से कर्मचारी अपनी नौकरियों से हाथ धोते जा रहे हैं। क्योंकि इनकम नहीं है, आय नहीं है, प्रोडक्शन कम कर दिया। महंगाई की वजह से लोगों के जेब में पैसा नहीं है। किसानों के, हमारा देश कृषि प्रधान है, किसानों की आय बढ़ाने पे इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। किसानों को सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपये देने की बात करने वाली केंद्र सरकार ये बताए जो 500 रुपये प्रति माह में किसान कितनी जमीन तैयार करेगी खेती के लिए, कितना डीजल आएगा, कितना बीज आएगा। मैं ये मांग करता हूं जो किसानों की आय, किसानों को निधि के नाम पे, आय बढ़ाने के नाम पर ध्यान देते हुए निधि के नाम पर जो 6,000 है उसे जो है तो 24,000 कर देना चाहिए। 4 गुना बढ़ा के इस महंगाई के जमाने में उन्हें कुछ राहत मिलेगी। 7 लाख रुपए पे टैक्सेशन इन्होंने हटा दिया। इससे क्या फायदा है? ये आम जन को इससे कोई फायदा नहीं है। आप जो है तो इसे भी बढ़ा के कम से कम 10 लाख करना चाहिए था। और अन्य योजनाएं जो हैं इनकी, ये सिर्फ। मधुबनी नगर के महाराजगंज में एमसीसी 2023 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने किया। मधुबनी नगर के महाराजगंज में एमसीसी 2023 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट मैच का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने किया। इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी साथ में उपस्थित रहे। क्रिकेट मैच के उद्घाटन के बाद उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय कर उनसे बातचीत की। इसके साथ ही उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने तैयार किए गए उद्देश्यों से अवगत कराया। क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने बताया कि बहुत जल्द मधुबनी एक मॉडल शहर के रूप में जाना जाएगा, जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसको लेकर उन्होंने अपने स्तर से कार्य की शुरुआत भी कर दी है। वहीं मौके पर क्रिकेट मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी रही। परिसीमन के चारों दिशा में, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में आप जाके पूछ लीजिएगा कि युवाओं का साथ किसने दिया, तो आपको वहीं से जवाब मिलेगा कि युवाओं का साथ अरुण राय ने दिया। परिसीमन के बाद तो मैं अभी भी बात करता हूं कि मैंने ये विगत 20 वर्षों से किया जा रहा है। ये चुनाव के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। चुनाव के उद्देश्य से गणना होता तो हम लोग परिसीमन में ही करते, परिसीमन के बाहर भी कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आगे मधुबनी के विकास में भारी से भारी मात्रा में हम लोगों के साथ आइए और मेयर प्रत्याशी श्री अरुण राय जी को भारी मतों से जिताइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लदनिया खिलाड़ी, जो नौजवान खिलाड़ी खेले हैं वो जीते हैं और महाराजगंज का खिलाड़ी नौजवान हार गए हैं। खेल में तो हार जीत लगा ही रहेगा और जब 2 खिलाड़ी मैदान में आइएगा तो एक हारिएगा और एक जीतिएगा, ये तो परंपरा है।
और हर किसी के साथ होता है। उत्साह रखिए, मनोबल ऊंचा रखिए। कल हारे हैं तो आज जीतिएगा, आज जीते हैं तो कल हारिएगा, हार जीत लगा रहेगा। मैं दोनों खिलाड़ी को, दोनों नौजवान को, लड़निया और महाराज जी उनको धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह हमारे दर्शकों को खेल दिखाते रहिए और खेल कूद से बहुत लोग आगे बढ़ता है। पहले के पूर्वजों कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब कह रहा है दुनिया कह रहा है कि खेलोगे कूदोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। इसलिए खेल कूद को सम्मान दीजिए, खेल कूद के आनंद हमारे दर्शक भाई ले और दर्शकों खेल में उन्हें आकर के अपना भी जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी खेलना चाहे मन से खेले। और अभी जो मैदान में खेल हुआ है ये स्वर्गीय राजकुमार महासेठ और स्वर्गीय बलदेव पूर्वे दोनों के ही नेतृत्व में ये वर्षों वर्ष पुराने से चलाते आए, आज ये बंद हो गया है। तो हमारे शहर के लोग एक से जो 20 बार था वो जानता था कि यहाँ कोल्ड स्टोर था, अब नहीं रहा। तो हमारे मंत्री जी जो स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी के पुत्र हैं, कल बात हुआ मंत्री जी था, अब नहीं रहा। तो हमारे मंत्री जी जो स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी के पुत्र हैं, कल बात हुआ मंत्री जी से, उनको हम बताए जो स्वर्गीय बलदेव पूर्वे, स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जो इतना दिन से संभाल करके अपने धरोहर को रखे हुए थे, आज आपको मैं बता रहा हूं कि आप मधुबनी शहर के मिट्टी से जन्म लिए हैं और ये मधुबनी वासी का सौभाग्य है कि आप मंत्री हैं। तो आप मंत्री हैं तो हम लोगों को उम्मीद जगा है कि आपका जो दिया हुआ पूर्वज का धरोहर है, ये सोसाइटी है, बहुत अच्छा रकबा में जमीन है, आप उसको बनाने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मधुबनी के सदर अस्पताल में मनोज कुमार साह के नेतृत्व में राज्य स्तरीय टीम औचक निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के क्रम में मनोज कुमार साह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले से बेहतरीन बनाने के लिए अस्पताल को पूरी व्यवस्था दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो मानक है उसके अनुसार कार्य हो रहा है। मानक के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था निरीक्षण के क्रम में देखी जा रही है। जाता है ये तो एनक्वास के अकॉर्डिंग जो है ना, एनक्वास के अकॉर्डिंग हम लोग उसका देख रहे हैं, गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या क्या मेंटेन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या मेंटेन है, उसका गैप एनालिसिस होगा। और गैप एनालिसिस होने के क्या वस्तुतः स्थिति क्या है? सुधारात्मक है, पहले की अपेक्षा लास्ट जो मिशन 60 से पहले जो कंडीशन था वह, और अभी में काफी ज्यादा चेंज दिखने को मिल रहा है हॉस्पिटल में। और काफी फिलहाल क्या सब जरूरत है? अभी साफ सफाई ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा उसमें जरूरत है। सर्विसेज तो बेटर मिल रहा है जी जी, सर्विसेज पहले से अच्छा है। और जो पेशेंट का राइट था बैठने उठने का वह सब भी प्रॉपर है। पीने का पानी भी कहीं कहीं लगाया गया और कहा जाए एक तरह से तो पहले की अपेक्षा बेटर है। सर का क्या सुनना? मनोज कुमार साहब। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही में नवनिर्मित माता मनसा देवी मंदिर की दूसरे वर्ष का शिलान्यास वर्षगांठ दिवस मनाया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में माता मनसा मंदिर का शिलान्यास किया गया था। कोरोना के दौरान निर्माण कार्य रुका था, वहीं आगामी मार्च तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कलवाही प्रखंड के गांव हरिपुर बख्शी टोल सती माई स्थान परिसर में नवनिर्मित माता मनसा देवी मंदिर के दूसरे वर्ष का शिलान्यास वर्षगांठ दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखियापति नथुनी शाह ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हरिपुर बख्शी टोल के तत्वाधान में किया गया। संस्थापक सह सचिव प्रोफेसर इंदिरा झा ने कहा कि माता मनसा मंदिर का शिलान्यास 24 फरवरी 2021 को किया गया था, जो कोरोना काल के चलते निर्माण कार्य स्थगित था। उन्होंने बताया कि 2023 के 31 मार्च तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रोफेसर इंदिरा झा ने कहा कि पूरी पीठाधीश शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपने पैतृक गांव सती माई स्थान परिसर में 24 मई को आ रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी का 3 दिवसीय कार्यक्रम 24, 25 एवं 26 मई को उनके पैतृक गांव कलवाही के गांव बख्शी टोल सती माई स्थान परिसर में होगा। वक्ताओं ने बताया कि पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के पैतृक गांव मधुबनी जिला के प्रखंड कलवाही पंचायत हरिपुर दक्षिणी के गांव बक्सी टोल में सती माई स्थान के प्रांगण में विषहारा भगवती की मूर्ति स्वरूप मनसा देवी का मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया है। यह मंदिर जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य के सानिध्य में उनके भावना के अनुसार मंदिर का निर्माण हरिद्वार की मनसा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। शंकराचार्य के पैतृक गांव हरिपुर बख्शी टोल को तीर्थ स्थल बनाने का जोर शोर से काम चल रहा है। माता मनसा मंदिर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियर सुमित कुमार दरभंगा निवासी एवं प्रभास चंद्र झा के द्वारा मंदिर बनाने का कार्य किया जा रहा है। माता मनसा मंदिर द्वितीय शिलान्यास वर्षगांठ दिवस के मौके पर नरेश झा, प्रभास झा, गणनाथ झा, चंदन कुमार झा, कृपानाथ झा, स्थानीय सरपंच सहदेव शाह, पूर्व मुखियापति नथुनी शाह, समाज सेवी मोहन सिंह, मनीष कुमार झा समेत कई गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। और निश्चल भाव से निश्चलानंद सरस्वती के आगमन के विजय निहारू मिथिला के विकासक मार्ग प्रशस्त है। बहुत संस्था के अध्यक्ष है, सब मिथिला के लोग की एलो है। जब मिथिला के लोग एल में नहीं जागता तो एक मतलब मिथिला स्वतः अद्भुत करती। सब आदमी जोर से कहियो मनसा देवी की, मनसा देवी की, निश्चलानंद सरस्वती भगवान की, निश्चलानंद सरस्वती भगवान की। 1 अप्रैल 2023 से लौकर 24 मई 2023 तक हमरा सबके कोन तरह परिश्रम करे के आवश्यकता है से अंदाजे हम सब एक से एक अनुभव प्राप्त लोग के आमंत्रण देने के आनंद जी से हमारे सामने बैसल है। सब जो कार्य कलन है सौराष्ट्र में इनका सबके अनुभव के सुनो। हम सब चाहब जे सभक अनुभव प्राप्त जे हमरा सबके है। तकर बाद जे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के निर्देश है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से हम आग्रह केने छियनि ओतुका समस्त विद्वत वर्ग से जे अपने सबक एक विद्वत परिषद बनाकर अपने सबके निर्देश में हम सब एक कार्य करना चाहे। कारण ये मंदिर एक तीर्थ में पिछले दिन में परिवर्तित तीर्थ है। शुद्ध भूमि से तीर्थ से चमत्कार भोर साँझ रात दुपहरिया अनुभव आई हृदय में हम सजोने छी, हम सबके सजोने छी तीर्थ है। लेकिन एक जो शास्त्रीय विधान जो समस्त पूजा पाठ और इत्यादि हेबाक से ताहि में दिग्दर्शन के लिए निर्देश के लिए हम सब संस्कृत विश्वविद्यालय के समस्त विद्वत वर्ग के में जोड़ रहे हैं। मंदिर के प्राणियों ने विश्व का और माता की कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। और आइए बुलेटिन के अंत में हम आपको दिखाते हैं द न्यूज खबरें आप तक पर मधुबनी नगर निगम के भावी उप मेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत का यह साक्षात्कार। तो इन सब के बीच में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आते हैं प्रत्याशी के तौर से, एक बतौर व्यक्ति, बतौर नागरिक के तौर पर आप इतने दिनों से मधुबनी में रह रहे हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो आपको क्या क्या निजी तौर पर समस्या झेलनी पड़ी है बतौर नागरिक? तो चूंकि आपने कहा है कि आम नागरिकों का सहयोग होगा, तो बतौर प्रत्याशी आप यहाँ के मतदाता को कैसे देखते हैं कि यहाँ के मतदाता जो हैं वो कितने जागरूक हैं इन चुनाव के नजरों में, या किसी को चुनने के लिए या किसी भी प्रकार से एक बतौर प्रत्याशी आपके नजर में मतदाताओं की कैसी छवि है? तो जैसे कि विभिन्न कार्य हैं, अतिक्रमण की समस्या है, सड़क की समस्या है, नाला की समस्या है, और जो यह बेसिक समस्या है जो नागरिकों को सबसे ज्यादा, मतदाताओं को सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निकाय चुनाव नजदीक है, क्षेत्र में सरगर्मियां बढ़ी हुई है। इस कड़ी में हम लगातार आपको विभिन्न प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं। आज द न्यूज खबरें आप तक के माध्यम से हम आपको मिलवा रहे हैं मधुबनी के महंती लाल चौक के समीप निवासी उप मेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत से। तो आइए हम देखते हैं उनसे यह सीधा साक्षात्कार। सबसे पहले तो द न्यूज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के उप मेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय हम तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से ही देना चाहेंगे। सबसे पहले आपको लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ऐसे
गरीब प्रत्याशियों को आपने इंटरव्यू लेने का प्रयास किया और रही बात हम अपना परिचय दे दें, एक मानसिकता होती है। आप लोग जानते होइएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है। बचपन से ही हम स्वयंसेवक के नाते जीवन बिताए। अब तो 87 के बाद 92 के बाद हमारी औकात नहीं थी कि हम महीनों भर चला सकते हैं, लेकिन यहाँ के समाज के बल पर राहत सामग्री भोजन से लेकर कपड़ा तक 87 के बाढ़ में 92 के बाढ़ में अनवरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले समाज के लिए प्रयास किया। उसके बाद एक घटना घटी। हम स्टूडेंट लाइफ दिल्ली से वापस जब आए तो एक घटना घटी थी संतू नगर में, जिसमें 2 बच्चा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाने के बाद एसडीओ नवीन कुमार सिंह हुआ करते थे, उनसे हमारी बहुत बकझक हुई। बकझक के उपरांत उन्होंने कहा 10,000 जो उस समय दी जाती थी मृतक परिवार को, वो आश्रित को देने के लिए वो आनाकानी कर रहे थे, सुबह देंगे शाम देंगे। बकझक हुई तो अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, आप व्यवस्था कीजिए, हम उनको भुगतान कर देते हैं, कल आप उसको हमसे लेकर के दे देंगे। वो प्रयास हुआ, जिसके जो मानसिकता को देकर माननीय तत्कालीन जिला कार्यवाह सत्येंद्र कुमार चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, उन्होंने कहा कि आपको भाजपा का काम देखना है। उस समय में हमारे नगर के अध्यक्ष हुआ करते थे विष्णु कुमार राउत, उनके कैबिनेट में हमको कोषाध्यक्ष बनाया गया। उसी टर्म में हम पदोन्नति हमारी होती हुई महामंत्री तक हुए और हमारे ही नेतृत्व में रामदेव महतो जी का चुनाव मेरे ही नेतृत्व में, क्योंकि उस समय वो बागी हो गए थे और रिजल्ट भी हम देने का काम किया। तो आप राजनीति में इस प्रकार से प्रवेश किए, अब चूंकि इतने वर्ष बीत चुके हैं और आज मेयर प्रत्याशी को लेकर बहुत सारे दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं, तो इन सब में मेरा सबसे प्रमुख प्रश्न होगा, जो जनता भी जानना चाहती है, कि आप मेयर प्रत्याशी पद के लिए अपनी दावेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? मेयर पद के लिए क्यों नहीं, उप मेयर के लिए ही क्यों? इसके मूल जड़ में आप लोगों से भी छिपी हुई नहीं है। जो अर्थ युग है, उस अर्थ युग में हम अपने आप को बहुत कमजोर पा रहे हैं। उप मुख्य पार्षद जो डिप्टी मेयर के पद पर हम अपना प्रत्याशी देने का काम इसलिए किए कि हम देख रहे हैं कि पूरे जो नगर निगम क्षेत्र 4500 वार्ड है, आम नागरिक मेरे कर्तव्य व्यवहार को देखकर या सुने सुनाए के आधार पर जन समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही प्रयास अगर हम मेयर में रहते तो कहीं न कहीं किसी कारण से वो कमजोर पड़ती। तो आप ऐसा मानते हैं कि चुनाव में उतरने के लिए धन बल की आवश्यकता जरूरी है? आवश्यकता आज के दिन में जरूरी भी है, नहीं भी जरूरी है। मेयर में जो वातावरण है, उस वातावरण में जो अगर पान खर्चा कर रहा है तो उसके साथ साथ डंटी भी करना पड़ता, लेकिन जिस पद पर हम हैं लगता नहीं है कि उस पर ये प्रॉब्लम आएगी। तो अभी क्षेत्रों में जनता से आपका जनसंपर्क हो रहा है, आप मिल रहे हैं? हम ही एक उम्मीदवार हैं कि 4500 वार्ड में मेरा जनसंपर्क हो चुकी है। तो ये जो 1 से 45 वार्ड तक आपका जनसंपर्क हुआ है, तो इन जनसंपर्क के बाद चूंकि आप कह रहे हो गया है, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है कि इतने सारे प्रत्याशियों के बीच में आपका स्थान कहां होगा? मेरा स्थान एक पिछले 22 जनवरी को एक कार्यक्रम किए थे केवल वर्कर का। उस बैठक में हमारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति 400 थी और नगर निगम के प्रत्याशी के लिए 400 अगर कार्यकर्ता जिस प्रत्याशी के समर्थन में आ जाए, उसकी हार होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो इन सब के बीच में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आते हैं प्रत्याशी के तौर से, एक बतौर व्यक्ति, बतौर नागरिक के तौर पर आप इतने दिनों से मधुबनी में रह रहे हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो आपको क्या क्या निजी तौर पर समस्या झेलनी पड़ी है बतौर नागरिक? फिर हम पीछे आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे। जब सन 2000 ईस्वी में हम भारतीय जनता पार्टी के नगर के एक अध्यक्ष थे, हमारे विधायक रामदेव महतो हुआ करते थे। उस समय में मधुबनी शहर जो 24 वार्ड थी,
जो समस्या थी सड़क की और नाले की वो आप लोगों के सामने में है, लेकिन हम अपने प्रयास से रामदेव जी के पर दबाव डालकर मधुबनी शहर का 80% सड़क निर्माण करवाने का काम मेरे द्वारा हुआ। जो सड़क पर है आम नागरिक जो 24 वार्ड है वो एक एक नागरिक बता देगा कि नहीं नागेंद्र राउत के द्वारा प्रयास है। कारण आप जान लीजिए कि बहुत सारा है। उसमें एक घटना है, उस समय साधु यादव हुआ करते थे, गोपालगंज के विधायक लालू यादव का शासन था। हमारे सामान्य थे रामदेव महतो जी, डॉक्टर बी राजेंद्र जिला पदाधिकारी हुआ करते, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता था। हम एज ए अध्यक्ष नगर पालिका उस समय में थी, नगर परिषद से केवल यूटिलाइज सर्टिफिकेट हम लेते थे और रामदेव जी को भेजते थे, और रामदेव जी वहां से परचुएशन करके इतना राशि लाए कि मधुबनी जिला नंबर 1 पर, गंदी बस्ती उस समय योजना चलती थी, नंबर 1 पर चला गया, साधु यादव से भी आगे चला गया, जिसका नतीजा है कि मधुबनी शहर का एक एक सड़क बन गया। लेकिन आपके मन में होगा कि सड़क तो बना है, नाला क्यों नहीं? तो उस समय स्थिति यही थी कि आम नागरिक नाला के लिए साल में 2 महीना गाली देता था, सड़क के लिए 10 महीना। तो हम लोगों ने दोनों मिलकर के निर्णय लिया कि क्यों नहीं अभी पहले सड़क बना दिया जाए, फिर नाला का निर्माण उसके बाद करेंगे। जो उसी का परिणाम है कि जब हम पार्षद बने नगर परिषद का, तो हम प्रपोजल लेके कैनाल जो अभी धीमी चाल है, कैनाल का निर्माण हो रहा है, किंग्स वाटसन, ये चारों कैनाल का, राज कैनाल का, वो प्रपोजल हम लोगों के रीजन में 12 और 17 में प्रपोजल दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज उसमें हाथ भी लगे हुए, प्रोसेस धीमा है, वो भी काम होगी। तो इतने वर्षों में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं? उस वक्त की जो समस्या थी, अभी जो नगर निगम के क्षेत्र के लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है, उसमें कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? सड़क के मामले में समस्या अभी भी है। सड़क के मामले में मतलब अतिक्रमण के मामले में सड़क की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, जो परचुएशन करके आम मतदाता, आम नागरिकों से परचुएशन करके सड़क की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। और लगता है कि जो प्रॉब्लम शहर की है उसमें आम नागरिकों का सहयोग होगा, और शहर का चौड़ीकरण होने के उपरांत ही ये प्रॉब्लम समाप्त होगी। तो चूंकि आपने कहा है कि आम नागरिकों का सहयोग होगा, तो बतौर प्रत्याशी आप यहाँ के मतदाता को कैसे देखते हैं कि यहाँ के मतदाता जो हैं वो कितने जागरूक हैं इन चुनाव के नजरों में, या किसी को चुनने के लिए या किसी भी प्रकार से? एक बतौर प्रत्याशी आपके नजर में मतदाताओं की कैसी छवि है? मतदाता यहाँ का हमेशा समझदार रहा है। पैसा के पीछे यहाँ का मतदाता कभी नहीं गया है, न जाएगा। कुछ 10% होता है ऐसा अपने समाज में, वो सभी समाज में रहते हैं, वो मतदाता को प्रभावित नहीं कर पाता, उतना ही तक सीमित रह जाता है। तो अब आते हैं मुख्य मुद्दा पे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, game on, meeting on, class on, match on, meeting on, game on. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। ब्रेक के बाद एक बार तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक, और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं
मधुबनी नगर निगम के भावी उप मेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत। तो आइए देखते हैं उनका यह साक्षात्कार। तो सर, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका भी स्वागत है। अब मैं मुख्य मुद्दा पे आना चाहूंगी कि आप जब उप मेयर बनते हैं तो आप जनता के लिए कितना कार्य करेंगे? जनता आपको क्यों उप मेयर चुने? तो आपका कोई कार्य प्रणाली होगा, आपने कुछ तैयार किया होगा, तो आपके तौर से कितने कार्य जो हैं वो आपको करना है? देखिए, अभी हमारे प्रतिद्वंदी भी हैं, मेयर प्रत्याशी भी हैं, सारे का हैंडबिल वगैरह में देखते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। हम आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि पहले डिप्टी मेयर जो उप महापौर प्रत्याशी हैं उनका अधिकार क्या है? शायद लगता है कि कोई उम्मीदवार अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं। उप मेयर का अधिकार है क्या, वो कर क्या पाएंगे? उनका नीति निर्धारण, कुछ फाइल आएगी, हम समझ रहे हैं कि नया जो हुआ है, चुनाव हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, अभी तक जमीन पर नहीं आई है। लेकिन पूर्व के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि जो महापौर के द्वारा नीति निर्धारण होगा उसका मार्गदर्शन देखना पड़ेगा कि उनका नीति क्या है। उस नीति का मूल्यांकन करके सही का सही में समर्थन करना पड़ेगा और गलत है गलत का विरोध करना पड़ेगा। तो आप जनता को, उनके मतदाताओं को विशेषतः उनको किस बात के लिए जागरूक करना चाहेंगे कि वो किन चीजों को देख के किसी भी प्रत्याशी का चुनाव करे? सबसे पहले तो मतदाता उस प्रत्याशी के कर्म क्षेत्र का प्राथमिक रूप में जांच कर लें, उनका चरित्र का निर्धारण कर लें कि चरित्र उनका क्या है। आज तक हम 35-36 सालों में अपने सार्वजनिक जीवन रहने के उपरांत भी शायद मधुबनी नगर निगम का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हमारे इनके द्वारा हमको ठगा गया है। तो जैसे कि विभिन्न कार्य हैं, अतिक्रमण की समस्या है, सड़क की समस्या है, नाला की समस्या है, और जो यह बेसिक समस्या है जो नागरिकों को सबसे ज्यादा, मतदाताओं को सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा? देखिए, मधुबनी शहर का मूलभूत पहली समस्या है आपका गिलेशन मंडी। उसके बाद वेंडर जोन, जो हमारे रिक्शा चालक हैं वगैरह, ठेला चालक हैं, वेंडर जोन की स्थापना करना। वेंडर जोन के लिए सड़क की कमी नहीं, जगह की कमी नहीं है। अगर सही ढंग से उसका निराकरण किया जाए तो वेंडर जोन की भी स्थापना हो जाएगी। हमारे जो सब्जी विक्रेता हैं उनको अगर विश्वास में लेकर अगर किया जाए तो शायद मधुबनी शहर का बहुत ही उत्थान होगा। और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जो हमारे गिलेशन बाजार के व्यवसायी हैं परेशान हैं, क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है और सही रूप में उनको नगर परिषद, नगर पालिका जो पूर्व में प्रशासक थे उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं रहा, जिसके कारण आज तक उसका विकास नहीं हो पाया। मधुबनी नगर निगम को आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहां देखते हैं और इसमें क्या बदलाव की जरूरत है? आप अगर उप मेयर बन के आते हैं तो आपकी तरफ से क्या योगदान होगा? सबसे पहले नगर निगम प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे मूलभूत समस्या वहां है। दूसरी समस्या है सफाई, अतिक्रमण। जो स्थिति बन रही है, सफाई नगर परिषद अभी एक तरीका से कहिए राष्ट्रपति शासन है। हम लोग जिस समय थे तो एक बनाए थे कि सफाई जो नाला का होगा रात में कीजिए या सुबह सवेरे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक करके निकल जाइए, जिससे कि व्यवसायी को भी परेशानी नहीं हो और सफाई का भी काम हो जाए। वो निर्धारण बैठ के करना पड़ेगा। रात्रि और सुबह ये 2 समय में करेगा तो सही रूप में उसका निराकरण भी होगी, सफाई भी होगी और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। अभी जैसा कि आपने बताया कि जो मतदाता हैं नगर निगम के वो काफी ज्यादा जागरूक हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सब में धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो अब जो यहाँ के नागरिक हैं वो इन चीजों को देखना चाह रहे हैं, एक मॉडल शहर के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब आप उप मेयर बन के आएंगे तो क्या आप मतदाताओं की शिक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी जो उम्मीद है उस पर आप खरा उतर पाएंगे? देखिए, नगर निगम के पास अपनी कुल जमा कोई संपत्ति नहीं है, न उनके पास कोई मेडिकल है, न एजुकेशन के मामले में कोई विद्यालय है।
लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो संचालित विद्यालय है नगर निगम क्षेत्र में या अस्पताल है, उस अस्पताल का निरीक्षण समय टू समय करना, ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा कि बिहार सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उसका सही रूप में क्रियान्वयन आम जनताओं के बीच हो रही है कि नहीं। अगर उसका सही मूल्यांकन और निरीक्षण कर दिया जाए तो 50% जनता का प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन उस शिक्षा का उत्थान करने के लिए 2-4 विद्यालय और 4-5 वार्ड के आधार पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना पड़ेगा जहां समुचित एक डॉक्टर, ANM और सारी सुविधा हो कि कम से कम उसकी फर्स्ट एड हो सके। तो आप जनता से क्या वादे करना चाहेंगे, चूंकि आप प्रत्याशी हैं और आप बताएंगे जनता को कि आप जब आते हैं उपमेयर बनके तो आप क्या कार्य करेंगे, तो आप डेन न्यूज के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठा वादा हम करने के चक्कर में नहीं पड़े। हमारी इतिहास ही है, हम हैंडबिल के माध्यमों से आम मतदाताओं को बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या किए हैं। कोई करेंगे, हम करके ही अपना आधार बना करके यह चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्टी मेयर को करने को कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करने को भी है। मेयर जो बनेंगे उनके साथ अपना नीति निर्धारण जनता के हित में जो होगा समुचित, जैसे है नाला निर्माण है, वेंडर जोन का स्थापना करना, वो बैठ के तय करके उसको लगाना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। एक दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि उप मेयर पद के लिए दर्जनों प्रत्याशी जो है, दर्जनों दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं। तो उन सब को देखते हुए आपको अपना स्थान कहाँ लग रहा है? आप अपने आपके लिए क्या अनुमान लगा पा रहे हैं कि आप कहाँ हैं? हम किसी अन्य प्रत्याशी के फेर में हम पढ़ने वाले नहीं हैं। हम अपना जनाधार, अपना व्यवहार, अपना कर्तव्य जो किए हुए हैं उसको लेकर समाज के बीच जा रहे हैं और समाज को सोचना है कि कैसा डिप्टी मेयर हमको चाहिए। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो जनता जानना चाहती है, और यह पूरे साक्षात्कार का निष्कर्ष होगा एक तरह से, कि मतदाता जो है नगर निगम क्षेत्र के, वो इतने सारे प्रत्याशियों के बीच आपको ही क्यों चुने? मेरा आधार रहा है विकास। विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। जिस समय में हम वार्ड पार्षद थे, वार्ड नंबर पहले 11 था, फिर 16 हुआ। मधुबनी शहर में मेरा एक पहला वार्ड है कि बिना सड़क और बिना कच्चा नाला का वार्ड रहने का काम किया, वो मेरा पहला वार्ड था। यही मेरा पैमाना है। मौका मिलेगा नगर निगम को देख लेंगे, कहीं न कहीं से, नगर निगम से ही नहीं, अन्य स्रोतों से भी हम विकास करने में सक्षम है, हम कर देंगे। तो नगर निगम की जनता के लिए, मतदाताओं के लिए डेन न्यूज के माध्यम से कोई संदेश? जनता को संदेश क्या देना है? जनता को आग्रह करना चाहेंगे कि आप समुचित रूप में अध्ययन करें, उम्मीदवारों का परीक्षण लें। कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई उम्मीदवार ऐसे हैंडबिल के माध्यम से सब जुझारू लिखते हैं, संघर्षशील लिखते हैं। कौन संघर्षशील है, क्या है, नहीं है, वो आपके सामने में है। मेरा जीवन जिस समय अब एक चर्चा कर दे तो मेरा आधार ही है कि 1992-93 में क्या स्थिति थी बिजली की, और उस समय में एक ट्रांसफार्मर जल जाता था तो वो भी लगाने के लिए महीनों 6 महीना लग जाता था। उस समय में युवा थे, अनशन करने के उपरांत इमीडिएटली ट्रांसफार्मर लगवाने का भी काम किया। वो प्रमाणित है। सूर्य स्कूल, नीलम चौक वगैरह का ट्रांसफार्मर उस समय जला हुआ था। अनशन के 72 घंटा के बाद लगाया गया। यही मेरा संघर्षशील का क्षमता है। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी उपमेयर प्रत्याशी नागेंद्र राउत। आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। शारदा झा के साथ, अखलाक सिद्दीकी के साथ, नमस्कार।